ये जो एग्जाम से जस्ट पहले का टाइम होता है बड़ा क्रूशियल होता है. इन दिस टाइम थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन. Welcome to the 18th part of 300 important MCQs for your SEBI General Examination. Hello everyone, my name is Pratik Taldar, and in the last question we were discussing about the maximum number of public companies in which a person can be appointed as a director. So it should not exceed 10. A is the correct choice here. In the next question we need to find out the debt equity ratio of the company. तो बैलेंस शीट हमको गिवन है. अभी डेट टू इक्विटी रेशियो का क्या मतलब होता है आपका? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय योर शेयर होल्डर्स फंड. लॉन्ग टर्म डेट के अंदर वी आर हैविंग लोन्स फ्रॉम बैंक 2,50,000, 15% डिवेंचर्स, ये भी लॉन्ग टर्म डेट है 3,50,000. एंड इन द शेयर होल्डर्स फंड साइड वी आर हैविंग इक्विटी ऑफ 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 4 लाख, जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट 1,50,000 plus 76,000. And don't forget to subtract the fictitious assets, preliminary expense and losses written off. So 27,000 को हम माइनस कर देंगे और 15,000 को हम भी माइनस कर देंगे यहाँ पे. So 6 लाख divided by 13,84,000, which comes to 0.433. So B is the correct answer here, 0.43. In the next question we need to calculate the total asset turnover ratio, and the formula to calculate total asset turnover ratio is net sales divided by total assets. Sales is 40 lakhs, ऐसा additional information में given था. I think वो यहाँ पे omit हो गई है. No problem, sales 40 lakhs है हमारी. Total assets कितने हमारे? 23,76,000 is our total assets, but do remember हमको वापस से हमारे fictitious assets यहाँ पे हटाने होंगे. So 15,000 minus 27,000. So 1.713 will be your answer. D is the correct option here. In the next question we need to calculate the inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio का formula यहाँ पे होता है cost of goods sold divided by average inventory. कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड हमको क्वेश्चन में गिवन है 32 lakhs की. एवरेज इन्वेंट्री इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, उसके लिए हमको ओपनिंग स्टॉक चाहिए जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2,52,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स टू 3,36,000. सो योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी 9.52 times. A is the correct choice here. In the next question, what does over absorption of overheads imply? ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि एक तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका 1 लाख रुपीज का खर्चा होना चाहिए तो उतना आपने एब्जॉर्ब कर लिया, पर बाद में आपको पता चला कि खर्चा तो सिर्फ 80,000 का हुआ है, मतलब 20,000 रुपीज आपने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिए हैं. सो इट विल लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट. बी इज द करेक्ट चॉइस हियर, क्योंकि खर्चा तो 80,000 का होना था, आपने 1 लाख रुपए चार्ज कर लिए प्रोडक्ट के अंदर, तो उससे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई प्राइसेस के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर फीफो मेथड का क्या रिजल्ट आएगा? तो फीफो का मेथड का मतलब होता है यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अभी क्या हो रहा है समझना बात को, प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और फीफो मेथड का मतलब होता है कि जो पहले आएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले चला जाएगा, उसको हम पहले बेचेंगे. तो ऐसे केस में क्या हुआ होगा, देखो जो पहले आया था वो तो कम प्राइस का हुआ, मान लो 2 रुपए का हुआ, और अभी प्राइस चल रही है आपकी मान लो 4.5 रुपए, क्योंकि प्राइस तो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है. ऐसे केस के अंदर हम कॉस्ट किसको मान रहे हैं? फीफो मेथड के हिसाब से 2 रुपए को मान रहे हैं, राइट? तो कॉस्ट कम हो गई, सेलिंग प्राइस तो जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चल रही होगी वो चल रही होगी, तो हमारा प्रॉफिट एक तो बढ़ जाएगा और हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बचा हुआ होगा हमारे पास? 4.5 रुपीज के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक को हमने वैल्यू किया होगा, बिकॉज वी अज्यूम्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो 2 रुपए वाला स्टॉक तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो चला गया होगा और 4.5 वाला अभी भी हमारे पास बचा हुआ होगा. तो बी विल बी द करेक्ट चॉइस हियर. हाईएस्ट वैल्यू आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कंपनीज एक्ट द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर. अच्छा, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या होता है वो तो समझ लो. 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, मार्केट के अंदर वो 500 रुपए का चल रहा है, मतलब 490 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम चल रहा है इसके ऊपर. तो जो भी ओवर एंड अबव फेस वैल्यू आपका
प्राइस होता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर जाता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप इससे डिविडेंड नहीं दे सकते हो, बाकी के आप ऑप्शंस अवेल कर सकते हो पर आप इससे डिविडेंड नहीं दे सकते। सो ए इज द करेक्ट चॉइस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन अ शेड्यूल्ड बैंक इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो ये सबको पता है कि डिक्लेरेशन की डेट से कुछ दिनों के अंदर हमको जो डिविडेंड का अमाउंट होता है वो एक शेड्यूल्ड बैंक के अंदर सेपरेट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाना पड़ता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 5 डेज, 5 दिन के अंदर अंदर ही हमको वो डिपॉजिट करवाना रहता है। यहाँ पे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वॉज गिवन, ये मैनेजमेंट का आपका क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ए डॉगलस। थ्योरी एक्स एंड वाई दी थी मिस्टर डॉगलस ने। रेस्ट ऑफ द थ्योरीज का आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वॉट इज डिपिक्टेड बाय द मार्केट सप्लाई कर्व। सो यहाँ पे मार्केट सप्लाई कर्व क्या बताता है, द सम ऑफ क्वांटिटीज supplied by the producers at different price level. B is the correct answer here. Sum of quantity of commodity that all the suppliers bring to the market at different prices at a specific point of time. तो ये हमारा market supply curve depict करता है। Last question, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। Which of the following is not true about alpha? So there are 5 options given here. Please let me know in the comment section और मिलते हैं फिर next वीडियो के अंदर। Thank you so much for watching this video. Join iExamBee and prepare 50% faster.